नमस्कार दोस्तों। अमेरिका चाइना को उसी के इलाके में रोके रखने के लिए जापान और साउथ कोरिया का एक मजबूत अलायंस बनाता है, लेकिन 75 वर्ष पहले घटी हुई बातों से सारा अलायंस पूरी तरह से बिखरने लगता है। जापान और साउथ कोरिया के ताजा विवाद की वजह क्या है और इसका प्रभाव साउथ कोरिया पर कितना ज्यादा पड़ सकता है, साथ ही अमेरिका क्यों टर्की वाली गलती से बचना चाहता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बने रहने के लिए चाइना के नजदीक कई दमदार देशों का साथ चाहिए था। जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका ने अपना साथी बनाया और एक ऐसा अलायंस बनाया जिससे चाइना के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखा जा सके। चाइना को यह अलायंस काफी चुभता था। अमेरिका को नए साथी तो मिले ही थे, साथ में उसके हथियारों के बड़े खरीदार भी मिल गए थे। इन देशों को अमेरिका ने F-15 ईगल और F-35 जैसे महंगे फाइटर जेट भी बेचे और एक से एक बढ़िया मिसाइल सिस्टम का सौदा भी किया। चाइना तो इस अलायंस से इतना बेचैन था कि कुछ दिन पहले ही रशिया के साथ एक अलायंस बनाकर जापान व साउथ कोरिया के नजदीक अपने न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट से पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब चाइना के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। जापान और साउथ कोरिया आपस में विवाद कर बैठे हैं और अब मिलकर चाइना को टक्कर देने की बजाय आपस में ही एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि वह जापान के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस की शेयरिंग को रोक देगा। कभी भी चाइना, रशिया या दूसरे किसी देश के द्वारा कोई गलत एक्टिविटी की जाएगी तो उसकी जानकारी वह जापान को नहीं देगा। तो वहीं जापान ने भी साउथ कोरिया की मोबाइल इंडस्ट्री को कमजोर करने के लिए कई सारे जरूरी उपकरण और केमिकल्स को देने में देरी करने के लिए साउथ कोरिया को व्हाइट लिस्ट वाले देशों से बाहर कर दिया है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हालात को समझते हैं। पहला पॉइंट है कि दोनों देशों में समस्या आई ही क्यों। इसकी शुरुआत हुई साउथ कोरिया के हाई कोर्ट के एक फैसले से, जिसमें कहा गया कि 75 वर्ष पहले जब जापान की सेना बहुत ताकतवर थी, तब साउथ कोरियन लोगों से जबरदस्ती जापानी फैक्ट्रियों में फ्री में काम करवाया गया था और उनका खूब शोषण किया गया था। साथ ही उस समय की साउथ कोरियन महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। तो अब इतिहास की इन सारी गलतियों के लिए जापान को एक भारी कंपनसेशन देना पड़ेगा, काफी धनराशि देनी पड़ेगी। जापान का कहना है कि 1965 में जब दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक तरीके से सारे मसलों को सुलझा लिया था, तब ऐसे किसी कंपनसेशन की बात ही नहीं की जा सकती है। साउथ कोरिया के लोग इससे काफी नाराज हो गए और उन्होंने प्रदर्शनों के माध्यम से जापान की बनी हुई चीजों को इस्तेमाल नहीं करने संबंधी अपील लोगों से की है। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट इन प्रदर्शनकारियों के दबाव में आ गई और उसने जापान के साथ मिलिट्री लेवल की गोपनीय जानकारी को जापान के साथ साझा करने के एक एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। जापान ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साउथ कोरिया को कमजोर करने के लिए मोबाइल के सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जिन केमिकल्स की आवश्यकता होती है, उनकी सप्लाई में कई तरह की पाबंदी लगा दी है और साथ ही साउथ कोरिया को व्हाइट लिस्ट वाले देशों से बाहर कर दिया है। अब ये व्हाइट लिस्ट क्या है? ये वो देश हैं जिनको कुछ भी जरूरी सामान एक्सपोर्ट करने पर जापान में प्राथमिकता दी जाती है, उनको खास तवज्जो दी जाती है। ऐसे देशों को जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है उससे संबंधित एक्सपोर्ट लाइसेंस तुरंत जारी कर दिए जाते हैं। जो देश इस व्हाइट लिस्ट में नहीं होते हैं, उन्हें यही वस्तुओं को मंगवाने के लिए 3 महीने से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। पॉइंट 2 में अगर बात करें इंटेलिजेंस शेयरिंग की, तो नुकसान किसको ज्यादा होगा? साउथ कोरिया ने एक तरफा फैसला तो कर लिया है कि मिलिट्री की गोपनीय जानकारियां जापान के साथ साझा नहीं करेगा, लेकिन इससे जापान से ज्यादा साउथ कोरिया को ही नुकसान है। इससे चाइना, रशिया और खासकर चाइना द्वारा सपोर्टेड उत्तरी कोरिया के परमाणु व दूसरी मिसाइलों से संबंधित जानकारी अमेरिकी अलायंस देशों को नहीं मिल सकेगी, जिससे ये देश चाइना के अलायंस के सामने कमजोर हो जाएंगे। जापान को फर्क कम पड़ेगा क्योंकि उसके पास इन जानकारियों को जुटाने के लिए मिलिट्री सैटेलाइट्स भी हैं और समुद्र के अंदर भी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज है। जापान में अमेरिका के काफी सारे मिलिट्री बेसिस भी हैं जिनके पास फिलहाल चाइना नहीं जाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया को उत्तरी कोरिया से बचे रहने के लिए हर किसी मित्र देश की सहायता की आवश्यकता है।
फिलहाल अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम THAAD को साउथ कोरिया में तैनात कर रखा है, लेकिन टेंशन का माहौल इससे और ज्यादा बड़ा ही है। जापान व कोरिया के बीच वैसे ही सी ऑफ जापान के कुछ आइलैंड्स को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों देश इन आइलैंड्स को अपना बताते हैं। फिलहाल इन आइलैंड्स के ऊपर साउथ कोरिया का कब्जा है। पॉइंट 3 में बात करते हैं जापान व साउथ कोरिया के झगड़े से चाइना व रशिया को कैसे फायदा है। खासतौर पर बात चाइना की करते हैं। चाइना लगातार इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है और अमेरिका, जापान व साउथ कोरिया का अलायंस मजबूती से उसका रास्ता रोके हुए था। अब ये अलायंस बिखर गया है तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि इन देशों में विवाद और ज्यादा बढ़े। अब चाइना और रशिया के अलायंस को इस इलाके में कोई खास टक्कर नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा चाइना को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का भी एक बड़ा फायदा मिलेगा। चाइना को अब इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में बढ़त मिल जाएगी। अभी तक साउथ कोरिया और जापान सेमीकंडक्टर्स, बेहतरीन मोबाइल स्क्रीन, इंटीग्रेटेड सर्किट और इंडस्ट्रियल रोबोट्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, खासतौर पर मोबाइल के क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए थे। दोनों देशों के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी अच्छी होती थी और दोनों देश एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक्स के कई हाई क्वालिटी के उपकरण देते थे। इसी से सोनी, सैमसंग, एलजी जैसी कंपनियां वर्ल्ड क्लास बन सकी। लेकिन अब जापान द्वारा इन उपकरणों को बनाने में लगने वाले पदार्थों की बिक्री पर कुछ पाबंदियां लगाने से दोनों देशों का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा। खास तौर पर साउथ कोरिया को कच्चे माल के लिए अपने कंपटीटर चाइना का ही रुख करना पड़ेगा। इससे साउथ कोरिया के प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी। चाइना अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा साउथ कोरिया की कार व पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी बुरी तरह से प्रभावित होगी। जैसे जैसे चाइना साउथ कोरिया को अपने माल के ऊपर निर्भर बनाता जाएगा, डिपेंडेंट बनाता जाएगा, उसी अनुपात में चाइना इस क्षेत्र में अपना एक छत्र राज कायम करता जाएगा और अमेरिका को यहां से निकलने पर मजबूर कर देगा। पॉइंट 4 में बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका को अगर वास्तव में कोई टक्कर दे रहा है तो वो है रशिया व चाइना। अब चाइना और रशिया एक मजबूत मिलिट्री अलायंस बनाकर जापान और साउथ कोरिया के क्षेत्र में ज्वाइंट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस क्षेत्र में अपने फाइटर जेट्स को भी लगातार लेकर आ रहे हैं। यहां पर पहले ही साउथ चाइना सी में चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर वहां से अपनी नेवी के शिप्स को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है और साथ ही वहां पर अपनी मिसाइल्स को भी तैनात कर दिया है। अमेरिका अपने घर से दूर चाइना के मेनलैंड के नजदीक उतनी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए यहां पर जापान और साउथ कोरिया को साझीदार बनाया और इन्हीं इलाकों में 80,000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। ऐसे में अगर अमेरिका के साथी देश ही आपस में विवाद करने पर उतारू हो जाएं, तो अमेरिका अपने सबसे बड़े कंपटीटर्स यानी कि चाइना और रशिया के सामने कमजोर साबित हो जाएगा। इससे अमेरिका को न चाहते हुए भी लगभग हार मानते हुए यहां से निकलना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे चाइना और रशिया मिलकर जापान और साउथ कोरिया को भी अपने पाले में मिला लेंगे। इसी तरीके से अमेरिका का एक मजबूत साथी टर्की भी उससे दूर हो गया। अमेरिका अपने THAAD और पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम की बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा था तो टर्की ने रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। अमेरिका ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकालने की चेतावनी दी तो रशिया और चाइना ने मौके का फायदा उठाकर टर्की को अपने पाले में कर लिया और अब टर्की को Su-57 या Su-35 बेचने की पूरी तैयारी भी कर ली है। सीधे तौर पर कहें तो जहां से भी अमेरिका ने थोड़ा भी कदम पीछे हटाया तो वहीं पर चाइना या रशिया आगे बढ़ते आएंगे। अब अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी जापान और साउथ कोरिया को मनाकर इस अलायंस को मजबूत बनाकर रख सके। अमेरिका उत्तरी कोरिया का डर दिखाकर साउथ कोरिया और जापान को जो अरबों डॉलर के हथियार बेच रहा था उस कमाई से भी उसको हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका पूरा जोर लगाए हुए है कि टर्की वाली गलती दोबारा ना होने पाए। पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं सलूशन की। सलूशन या समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि साउथ कोरिया और जापान 75 वर्ष पहले की बुरी यादों को पीछे ही छोड़कर उनका बदला लेने की जगह अपने वर्तमान समय की ताकतवर इकोनॉमी को और मजबूत बनाएं। साउथ कोरिया की इकोनॉमी बहुत हद तक सेमीकंडक्टर्स जैसे उपकरणों पर ही निर्भर है और यही सेमीकंडक्टर साउथ कोरिया के टोटल एक्सपोर्ट का 20% हिस्सा भी हैं। ऐसे में 75 वर्ष पहले जापान ने उसके कारीगरों और वहां की महिलाओं के साथ क्या बुरा बर्ताव किया था, इस बात पर ही फंसे रहने से उसकी अपनी ही इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी।
ऐसे मसलों पर आपसी बातचीत से एक परस्पर समझौता किया जा सकता है जहां दोनों देशों की बात भी रह जाए और कोई विवाद भी नहीं हो पाए जिसका फायदा चाइना जैसा कोई तीसरा देश उठा ले जाए। दोस्तों, आपकी राय में क्या चाइना वाकई इस क्षेत्र से अमेरिका को निकालने में सफल हो सकेगा और क्या जापान और साउथ कोरिया का विवाद आगे चलकर अमेरिका के लिए ही सिरदर्द साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या टर्की जानबूझकर चाइना और रशिया के पाले में गया है या अमेरिकी नीतियों ने उसे परेशान कर रखा था? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।